चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और हम इसके बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों बिना देर किए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं a to b f(x) dx। जी हाँ बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं a to b f(x) dx। सेम पिछले जैसा ही है, बस इसमें दो चीज ऐड हो गई है, लिमिट। जी बच्चों, आपको एक a दिख रहा है, एक b दिख रहा है, इसको हम लिमिट बोलते हैं। a को कहते हैं लोअर लिमिट और b को कहते हैं अपर लिमिट। तो बच्चों यहाँ पर जो a होता है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ x। तो a होता है लोअर लिमिट ऑफ x और बच्चों b होता है अपर लिमिट ऑफ x। ध्यान सुनना बच्चों, ये जो dx है जिसको हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इस x की लोअर लिमिट a होती है और इस x की अपर लिमिट b होती है। बस इसमें यही चेंजेस है, बाकी तो पिछला वाला ही इंटीग्रेशन है। बच्चों इसको डेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आती है। बच्चों आपने पिछले चैप्टर में इंटीग्रेशन पढ़ा और इंटीग्रेशन में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस करे, तो आपने देखा होगा सबके आंसर x में आते थे। तो बच्चों x में आते थे, इस वजह से उसको कहते थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इसका आंसर x में नहीं आएगा, एक नंबर में आएगा, एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। इस वजह से हम इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जैसे हमको sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x प्लस सी। मतलब यहाँ पर जो आंसर आया वो x पर आया, मतलब इसका जो आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका आंसर x में नहीं आएगा, एक नंबर में आएगा। तो चलिए बच्चों अब हम डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग समझ लेते हैं। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx का मीनिंग क्या होता है वो मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग होता है एरिया ऑफ द रीजन बिलो द कर्व y इक्वल टू f(x) above the x-axis and bounded by the ordinates x equal to a and x equal to b। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया। जी हाँ बच्चों, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये किसको डिनोट करता है? एरिया को। जैसे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक कर्व है y इक्वल टू f(x), ये वही कर्व है जो यहाँ पर लिखा है। बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन होता है ये उसी का कर्व है। इस कर्व के नीचे वाला, x के ऊपर वाला और इन दो ऑर्डिनेट के बीच का जो रीजन है उसी का एरिया डिनोट करता है डेफिनेट इंटीग्रल। जी हाँ बच्चों, इस रीजन का जो एरिया है उसी को हम कहते हैं, इस रीजन का जो एरिया है उसी को हम कहते हैं a to b f(x) dx। जी हाँ बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया ऑफ द रीजन। जी बच्चों, इस रीजन का एरिया, कौन सा रीजन? एरिया ऑफ द रीजन बिलो द कर्व y इक्वल टू f(x), जो कर्व है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, उस कर्व का नीचे वाला, x एक्सिस के ऊपर वाला और दो ऑर्डिनेट मतलब ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं ऑर्डिनेट x इक्वल टू a जो हमारी लोअर लिमिट है, और इस लाइन को कहते हैं ऑर्डिनेट x इक्वल टू b जो हमारी अपर लिमिट है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का, इस कर्व के नीचे x के ऊपर का ये जो रीजन है वो उसका एरिया डिनोट करता है a to b f(x) dx। तो बच्चों कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हो, इसका मतलब आप उस अंदर वाले का x के साथ एरिया फाइंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 0 से पाई sin x dx।
बच्चों मान लो ये आपका क्वेश्चन है 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब हुआ हमें साइन एक्स का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, हमें साइन एक्स का एक्स के साथ एरिया निकालना है। तो बच्चों साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है और लिमिट क्या है 0 से पाई, तो अपने को 0 से स्टार्ट करना है और पाई पे ख़त्म करना है। और 0 से पाई में साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, आगे भी जाता है लेकिन हमें आगे का मीनिंग नहीं, चलो बना देते हैं। तो बच्चों 0 से पाई किसका कर्व है, ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। तो इस ग्राफ का x के साथ बनने वाला जो एरिया है, ये बच्चों इस ग्राफ का x के साथ बनने वाला जो रीजन है, इस रीजन का एरिया डिनोट करता है डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। मतलब हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो इस रीजन का एरिया होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर इस रीजन का क्या होगा एरिया। तो बच्चों कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हो तो वो किसको डिनोट करता है, एरिया को। किसको डिनोट करता है, एरिया को। कौन सा एरिया, इस कर्व का एक्स के साथ, इस कर्व का एक्स के साथ बनने वाला रीजन 0 से लेकर पाई तक। तो इस रीजन का जो एरिया होगा वो हमें कौन बताएगा, ये वाला इंटीग्रल। होप आपको मेरी इतनी बात समझ में आई हो। तो बच्चों अब हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे इवेल्यूएट करते हैं वो सीखते हैं। तो जी हाँ बच्चों, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे इवेल्यूएट करते हैं वो सीखते हैं। तो चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या डिनोट करता है, डेफिनेट इंटीग्रल एरिया को डिनोट करता है। कौन सा एरिया बच्चों, इस रीजन का जो एरिया होगा उसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। जी हाँ बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है, इस रीजन का एरिया। और ये रीजन कौन सा है, इस कर्व का नीचे से इस x का ऊपर तक, इसका नीचे इसका ऊपर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन और a से लेकर b के बीच में। तो जी हाँ बच्चों, इस रीजन का जो एरिया होता है उसी को डिनोट करते हैं a टू b एफ एक्स डी एक्स से। होप आपको इतना समझ में आया हो। बच्चों अब हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे इवेल्यूएट करते हैं वो सीखते हैं। तो चलिए बच्चों अब डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। बच्चों अगर कभी भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो, कभी भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो तो आप इस लिमिट को इग्नोर कर दो, इस लिमिट को नज़रअंदाज कर दो, ध्यान ही मत दो। कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो तो लिमिट को भूल जाओ। तो बच्चों लिमिट को फिलहाल भूल जाए तो ये आपका पिछले चैप्टर वाला इंटीग्रल आ जाएगा। अब आप पिछले चैप्टर जैसा इंटीग्रेशन कर दो। तो मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन आया gx प्लस सी। जी हाँ बच्चों, फिर मैं कह रहा हूँ कभी भी लिमिट वाला इंटीग्रेशन आ जाए तो आप लिमिट को इग्नोर कर दो। मान लो लिमिट है ही नहीं, अब मान लो लिमिट है ही नहीं तो ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो पिछले चैप्टर जैसा। तो मान लो इसका आंसर क्या आया, gx प्लस सी आया। कुछ ना कुछ आएगा तो मैंने मान लिया gx प्लस सी आया। अब यहाँ लिमिट चल रही है। अब बच्चों करना क्या, जैसे ही आपका आंसर आ जाए तो इस लिमिट को इसके पीछे लिख देना। जी बच्चों, जैसे ही आपका आंसर आ जाए तो इस लिमिट को पीछे लिख देना, इस साइड a और b। अब फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब होता है कि पहले हम इस x की जगह अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस, फिर हम इस x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो चलिए बच्चों, तो पहले हम इस x की जगह लिखेंगे अपर लिमिट। तो क्या आएगा, x की जगह रखा अपर लिमिट तो आएगा gb प्लस सी, ये ब्रैकेट फॉर्मूले का माइनस लोअर लिमिट का मतलब होता है अब हम इस x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा ga प्लस सी। तो बच्चों देख रहे हो c इधर भी आ रहा है, c इधर भी आ रहा है, तो c से c कट जाएगा तो आपका आंसर आया gb माइनस ga।
तो बच्चों आपने देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर में सी नहीं आता, क्योंकि सी कट जाएगा। फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ भी सी लिखा, वहाँ भी सी लिखा, और बीच में क्या आ रहा है माइनस साइन, तो सी से सी कट जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, मैंने पिछले चैप्टर में कहा था कि इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी आता है। तो बच्चों यहाँ मैं एक बात कह रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं आता। क्यों नहीं आता है आप देख लीजिए। तो ध्यान रहे, कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करो तो प्लस सी मत लिखना, क्योंकि सी से सी कट जाता है। तो होप आपको समझ में आया हो। तो बच्चों करना क्या, कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को पीछे लिख दो, और एक बार उस आंसर में x की जगह अपर लिमिट रखो, फॉर्मूले का माइनस, फिर उस आंसर में x की जगह लोअर लिमिट रखो। तो ये फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। तो चलिए बच्चों अब हम इस टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको थीम बता दूं, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, फिर उसकी लिमिट को पीछे लिखना है और फॉर्मूला लगाना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले तो इसको आप आई मान लो। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इंटीग्रेशन कर दो। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x। अब क्या करो, जैसे ही आंसर आ जाए तो इस लिमिट को पीछे लिख दो। जैसे ही आंसर आ जाए, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाए तो इस लिमिट को पीछे लिख दो 2 से 3। अब आपको फॉर्मूला लगाना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फॉर्मूले का मतलब है कि जो आंसर आया, इस आंसर में x की जगह अपर लिमिट पुट करना है, फॉर्मूले का माइनस, फिर इस आंसर में x की जगह लोअर लिमिट पुट करना है। तो बच्चों पहले हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो आएगा log मॉडुलस 3, फॉर्मूले का माइनस। अब हम इस आंसर में x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा log मॉडुलस 2। और मैंने कहा इसमें प्लस सी नहीं लगाते, ठीक है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं लगाते। तो बच्चों log मॉडुलस 3 होता है 3, मॉडुलस 2 होता है 2, और माइनस का फॉर्मूला होता है log 3/2। तो बच्चों आपने देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर x में नहीं आया, यहाँ पर एक आंसर नंबर में आया, इस वजह से इसका नाम क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होप आपको क्वेश्चन 1 समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 2 x प्लस 1 x प्लस 2। तो बच्चों सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ नीचे फैक्टर आ रहे हैं तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो आप एक लाइन लिख दो, ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ऑन मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो अंदर वाले को लेके चलना है, तो x के अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2। तो बच्चों ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, और लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल अल्फ़ाबेट आता है। तो इसके लिए आएगा a अपॉन में x प्लस 1, और इसके लिए आएगा b, तो b अपॉन में x प्लस 2। अब बच्चों एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, एलसीएम आएगा x प्लस 1 x प्लस 2। अब a का इंटू इससे करेंगे, b का इंटू इससे करेंगे, तो a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1। तो ये टर्म कैंसल, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब बच्चों हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करते हैं, एक एक करके इन दोनों लीनियर फैक्टर को 0 रखेंगे। पहले इसको 0 रखेंगे, फिर इसको 0 रखेंगे। तो बच्चों पहले हम रखते हैं x प्लस 1 को 0, तो यहाँ से x का आंसर आएगा -1, और ये x का आंसर इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, ठीक है बच्चों। तो x का आंसर -1 रख दो, तो यहाँ रखाएगा बच्चों,
यहाँ भी रखाएगा, यहाँ नहीं रखाएगा क्योंकि आपने x + 1 को 0 रखा है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला टर्म 0 आ जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। जो बचेगा उसमें x की जगह -1 रखना है, तो यहाँ रखेंगे -1, यहाँ चल रहा है a, और यहाँ रखेंगे -1 + 2। सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 1 आएगा, 1 का इंटू a से कर रहे a आएगा, तो ये आ गया a का आंसर। बच्चों अब हम इस लीनियर फैक्टर को 0 रखेंगे, तो x + 2 को रखा 0, तो x का आंसर -2 आएगा, और इसको भी हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो बच्चों यहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि x + 2 को 0 रखा है, तो ये टर्म तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि x + 2 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस हटा दो, तो बच्चों ये बचेगा और ये बचेगा। इन दोनों में x की जगह -2 रखेंगे, तो यहाँ रखा -2, ये तो 0 हो गया, और यहाँ रखा -2 + 1, तो -2 + 1 -1 इंटू b, -b, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब बच्चों a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आएगा x अपॉन में x + 1 x + 2, a का आंसर है -1, a का आंसर है -1 अपॉन x + 1, b का आंसर है 2 अपॉन x + 2। ठीक है बच्चों, अब ये वाला आंसर इंटीग्रेशन में रखेंगे। अब ये वाला आंसर इंटीग्रेशन में रखेंगे तो रख दीजिए इंटीग्रेशन में। तो बच्चों इंटीग्रेशन चल रहा है 1 से 2, और अंदर ये वाला आंसर रख देंगे, मतलब ये रख देंगे, तो आएगा पहले प्लस का लिख दो। जी बच्चों, पहले प्लस का लिख दो, जमा के लिखते हैं तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो 2 अपॉन में x + 2 -1 अपॉन x + 1 dx। ठीक है बच्चों, दोनों के इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो, तो 1 से 2 अपॉन x + 2 dx, इधर आएगा 1 से 2 1 अपॉन x + 1 dx। अब इंटीग्रेशन कर दो तो 2 आ जाएगा बाहर, और 1 अपॉन x + 2 का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x + 2। अब ध्यान से सुनना, जब भी इंटीग्रेशन हो जाए तो इस लिमिट को पीछे की तरफ लिख देना ऐसे। बच्चों जब भी ये 2 तो बाहर आ गया तो 2 में लिमिट नहीं लगाना, 2 तो बाहर आ गया है, 2 में लिमिट नहीं लगाना। इसका जो आंसर आएगा x वाला, उस पर ब्रैकेट लगाना है और इस लिमिट को पीछे लिखना है ऐसा इधर भी करना है। तो बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन x + 1 का आएगा log मॉडुलस x + 1, फिर इस आंसर को ब्रैकेट लगाना है और इस लिमिट को इस तरीके से पीछे लिखना है। अब बच्चों लिमिट को अप्लाई कैसे करना है, पहले x की जगह अपर लिमिट रखना है, बीच में माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कैसे करना है। अब आप बताओ, यहाँ पर x दिख रहा है तो पहले इस x की जगह आपको 2 रखना है, अपर लिमिट रखना है, तो रख दीजिए। x की जगह 2 रखा तो 2 + 2 4, और 4 मॉडुलस से बाहर आएगा तो 4 ही आएगा। फिर फॉर्मूले का माइनस, जी हाँ बच्चों ये फॉर्मूले का माइनस से आपको रट के जाना है, फॉर्मूले का माइनस याद करना है। अब आपको इस x की जगह 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, और 3 बाहर आएगा मॉडुलस से तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इधर करते हैं। तो पहले x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 रखा तो 2 + 1 क्या हो गया 3, फॉर्मूले का माइनस। फिर हम इस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 2। ठीक है बच्चों, तो ये बीच में माइनस आ रहा है तो इसका फॉर्मूला होगा log, माइनस आ रहा है तो आएगा 4/3, और इधर भी बीच में माइनस आ रहा है तो इसका फॉर्मूला आएगा 3/2। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आया हो। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो लिखते चलिए बच्चों। तो बच्चों आपको थीम तो समझ में आ गई होगी, करना क्या है। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है 0 से π/2 x cos 2x dx। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बाय पार्ट्स लगा दो। तो x को फर्स्ट मानो, cos को सेकंड मानो। तो बच्चों बताओ क्या आएगा। x को फर्स्ट, cos को सेकंड, तो पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन। तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2, फॉर्मूले का माइनस, होल इंटीग्रल के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2, और लास्ट में dx। बच्चों अब ध्यान से देखो, ये तो आंसर आ चुका है, लेकिन इसका इंटीग्रल होना और बाकी है। ये तो आंसर आ चुका है, लेकिन इसका इंटीग्रल होना बाकी है। तो बच्चों जिसका आंसर आ चुका है उसके लिए लिमिट पीछे आएगी, और जिसका इंटीग्रल होना बाकी है उसकी लिमिट आगे रहेगी। जैसे ये आंसर आ चुका है तो इसके लिए लिमिट क्या आएगी, पीछे। और लिमिट क्या चल रही है 0 से π/2, तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ पर π/2 आएगा। लेकिन इसका इंटीग्रल होना बाकी है, तो इसके लिए लिमिट आगे आएगी, यहाँ पर 0 से π/2। होप आपको ये मेरी बात समझ में आई हो। तो बच्चों अब क्या करो, इस 2 को तो बाहर निकाल लो। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ आएगा x sin 2x, और लिमिट क्या है 0 से π/2। और यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा। जी बच्चों ये वाला 2 बाहर आ जाएगा। अब हम इस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो आएगा cos 2x, और अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट मतलब 2। और अब इंटीग्रेशन इसका भी हो चुका है, तो ये लिमिट भी कहाँ आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस आंसर में एक बार x की जगह π/2 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह 0 रखेंगे। तो रख देते हैं बच्चों। तो बताइए यहाँ चल रहा है 1/2, x की जगह π/2 रखा तो आएगा π/2, और यहाँ π/2 रखा तो साइन, और यहाँ π/2 रखा तो 2 कट जाएगा तो पाई बचेगा, फॉर्मूले का माइनस। अब हम x की जगह 0 रखेंगे, तो सोचिए बच्चों 0 रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 0 ही आएगा, क्योंकि 0 रख रहे हैं तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 आएगी। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 1/4। ये 2 बाहर आ गया है तो आ गया 1/4। अब बच्चों इसमें x की जगह π/2 रखेंगे। एक बार x की जगह π/2 रखेंगे तो सोचिए ये 2 तो बाहर आ गया, इसको मत देखो। अब x की जगह π/2 रखा तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा cos π, बीच में आता है फॉर्मूले का माइनस। अब इस x की जगह 0 रखें। सोचिए बच्चों अगर आप 0 रखोगे तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 0 आएगा, तो आएगा cos 0। ठीक है बच्चों, और आप तो जानते हैं बच्चों sin π कितना होता है, sin π 0 होता है, और cos π कितना होता है -1, और cos 0 1 होता है। तो सारी वैल्यू रख दीजिए। तो बच्चों sin π 0 होता है, तो ये वाला भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। तो बच्चों ये पूरा क्या हो गया 0। इस साइड चलेगा तो 1/4 चल रहा है, और cos π कितना होता है -1, cos 0 कितना होता है 1, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो -1 -2/4 आएगा -1/2। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। तो आज हमने स्टार्ट किया है एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। और आज हमने इसके बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। सब में केवल इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करना है। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 0 से π/2 x sin स्क्वायर x dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दो ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो 0 से π/2 sin स्क्वायर x होता है 1 - cos 2x/2।
अब ये 2 बाहर निकाल लो, ये 2 बाहर निकाल लो तो आएगा 1/2, x का इंटू इससे कर दो, x का इंटू इससे कर दो, तो बच्चों आएगा 0 से π/2 और इंटीग्रल भी सेपरेट कर लो। x का इंटू 1 से करेंगे तो x और पीछे dx, और ये 1/2 इस साइड भी आएगा क्योंकि आप सेपरेट कर रहे हो, तो ये 1/2 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और बीच में माइनस है तो 1/2 0 से π/2 x cos 2x dx। अब ध्यान से देखो बच्चों, यही क्वेश्चन अभी हमने किया। अब ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन अभी हमने किया, देख लो, यही क्वेश्चन अभी हमने किया। तो आप इसके बाद इसके ऐसा कर लेना, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर आ रहा है -1/2, तो यहाँ चल रहा है 1/2, और ये क्वेश्चन अभी हमने किया है। तो आप ऐसा मत करना, आप पूरा करके बताना। तो अभी तो मैं फिलहाल समझाने के लिए बता दूं, इसकी जगह क्या लिख रहे हैं -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2, यहाँ से इसका आंसर। और इसका तो इजी है, तो बच्चों x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और ये लिमिट कहाँ आ जाएगी, पीछे 0 से π/2। ये 2 बाहर आ जाएगा तो आ गया 1/2 बाहर आ गया तो आ गया 1/4। अब हम इस x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो रख दो x की जगह π/2, तो π/2 का स्क्वायर करेंगे तो π²/4, और ये 2 पहले से बाहर आ चुका है। अब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो +1/4, तो ये आ गया आंसर π²/16 +1/4। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं, तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 0 से 1 x² e⁻x dx। बच्चों ये होमवर्क है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 0 से 1 x log 1 + 2x। बच्चों ये भी होमवर्क है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 0 से 1 x tan−1x dx। तो ये वाला करवाते हैं। तो 5th और 6th इजी है, हिंट दे देता हूँ। इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, बाय पार्ट्स लगाना और लिमिट पुट कर देना। यहाँ भी हिंट दे दूँ, लॉग को फर्स्ट मानना, x को सेकंड मानना और बाय पार्ट्स का फॉर्म लगाना। अब हम करते हैं ये वाला फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन। बच्चों इन्वर्स वाले को फर्स्ट मानते हैं, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, और x को क्या मानते हैं, सेकंड। क्यों फर्स्ट मानते हैं, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था जिसका नाम है आयलेट रूल। आयलेट रूल आपको पता हो तो tan−1x मतलब होता है इन्वर्स, और x मतलब होता है एल्जेब्रिक। तो आप देख रहे हैं आई पहले आता है, जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आता है उसको सेकंड मानेंगे। तो उसको उल्टा लिख लो बच्चों। तो उसको उल्टा लिखेंगे तो tan−1x को लिखा पहले और x को लिखा बाद में। अब लगा दो फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड क्या होता है बच्चों, फर्स्ट सेकंड होता है पहले को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन। और बच्चों ये आंसर आ चुका है, तो इसकी लिमिट पीछे लगा दो 0 से 1। फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन, तो करो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x², और सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2। बच्चों इसका इंटीग्रेशन होना बाकी है, तो इसकी लिमिट आगे लगा दो 0 से 1। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं, इस साइड कर देते हैं बच्चों। अब हम इस 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों को जमा कर लिख दो। जमा कर लिखेंगे तो आएगा x² tan−1x, और लिमिट चल रही है 0 से 1, और यहाँ पर ये 2 बाहर आ जाएगा। तो बच्चों 2 बाहर आएगा तो 1/2, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x² अपॉन में 1 + x² dx।
इसमें तो केवल लिमिट पुट करना है, और इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, +1 कर दो और -1 कर दो और सेपरेट कर लेना बच्चों। तो अब हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं, तो पहले हम x की जगह 1 रखेंगे, तो ये 1 तो स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, और 1 का इंटू करेंगे तो यही आएगा, और यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो आएगा tan इनवर्स 1। अब हम x की जगह 0 रखेंगे, तो बच्चों 0 रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो गया 0, और बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब बच्चों यहाँ पर सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करा तो 1 + x² अपॉन 1 + x² 1 होता है, और 1 अपॉन 1 + x²। ठीक है बच्चों, अब आपको पता होगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और 1 अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, और लिमिट क्या है बच्चों 0 से 1, और यहाँ पर क्या आएगा π/8, और यहाँ पर एक बार इन दोनों x की जगह 1 रखेंगे, और एक बार इन दोनों x की जगह 0 रखेंगे। तो पहले हम इन दोनों x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 माइनस tan इनवर्स 1, बच्चों बीच में आता है फॉर्मूले का माइनस। क्या आता है, फॉर्मूले का माइनस। अब हम इन दोनों x की जगह 0 रखेंगे, तो बच्चों यहाँ 0 रखा तो 0 आएगा, और यहाँ 0 रखा तो tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, तो यहाँ भी 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया π/8, ये आ गया 1/2, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और ये तो 0 हो गया। अब इस 1/2 का अंदर इंटू करो, तो π/8 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, और इसका करेंगे तो +π/8। अब बच्चों π/8 और π/8 को प्लस करेंगे, π/8 होता है 2π/8, तो यहाँ चल रहा है 1/2, और 2 से 8 काट दो, तो आपका फाइनल आंसर आएगा π/4 -1/2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख रखा है। सबसे पहले इसको आप आई मान लो। जी हाँ बच्चों, log sin x को फर्स्ट मान लो और cos 2x को सेकंड मान लो। ठीक है, अब लगा दो बाय पार्ट्स। तो बच्चों फॉर्मूला होता है पहले को छोड़ा, मतलब log sin x को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2। ये आंसर आ चुका है, तो इसकी लिमिट पीछे लगा दो π/4 π/2, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल, तो यहाँ लिमिट आगे लगा दो π/4 π/2। अब अंदर आता है पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये पहला है तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो log sin x का होता है 1/sin x। फिर हम साइन का भी करेंगे, तो साइन का होता है cos x। अब हम करेंगे सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का होता है sin 2x/2, और लास्ट में dx। ठीक है बच्चों, इसको आप जमा के लिख दो, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और sin 2x को लिख दो आगे, तो sin 2x इंटू में log sin x, और लिमिट चल रही है π/4 से π/2। अब ये 2 बाहर निकाल लो, तो ये 2 बाहर आया, π/4 π/2, इसको एज इट इज चलने दो 1/sin x, यहाँ चल रहा है cos x, और sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, होता है 2sin x cos x dx। एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और अब यहाँ लिमिट पुट कर दो। तो एक बार बच्चों x की जगह π/2 रखेंगे, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर π/2 रख दो। तो बच्चों π/2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, तो sin पाई आएगा, और यहाँ π/2 रखोगे तो आएगा log sin π/2। अब आता है फॉर्मूले का माइनस। अब बच्चों x की जगह π/4 रखो, अगर यहाँ π/4 रखा तो 2 से 4 कट जाएगा, तो आएगा sin π/2, और यहाँ π/4 रखा तो आएगा sin π/4, log sin π/4।
ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस π/4 से π/2। बच्चों कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, अब आपको बता दूं साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन तो हो गया 0, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन π/2 कितना होता है 1, और साइन π/4 होता है 1/√2, साइन π/4 कितना होता है बच्चों 1/√2, और यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और cos 2x का होता है साइन 2x अपॉन में 2, और लिमिट क्या चल रही है π/4 से π/2। ये तो आंसर आ गया है, ये 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों आएगा माइनस 1/2 log 1/√2, और इस साइड आएगा माइनस का 1/2। अब बच्चों यहाँ पर x की जगह पहले π/2 रखेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, फिर इन्हीं x की जगह π/4 रखेंगे। तो पहले हम x की जगह π/2 रखते हैं, तो π/2 रखा तो बच्चों यहाँ तो π/2 आएगा, और हमने यहाँ π/2 रखा, तो बच्चों सोचो अगर यहाँ π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, तो आएगा साइन पाई। क्या आएगा बच्चों साइन पाई, और अपॉन में क्या चल रहा है 2। ठीक है, अब आएगा फॉर्मूले का माइनस, जी बच्चों अब आएगा फॉर्मूले का माइनस। अब हम x की जगह π/4 रखेंगे, तो एक काम करो ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है तो ब्रैकेट लगा दो। अब हम x की जगह π/4 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा π/4, और बच्चों यहाँ पर रखा π/4, तो 4 2 कट जाएगा तो π/2 आएगा, तो बच्चों यहाँ पर आएगा साइन π/2, और अपॉन में चल रहा है 2। ठीक है बच्चों, अब ये तो आंसर आ चुका है, इसको तो एज इट इज लिख दो माइनस 1/2 log 1/√2, और इस साइड बच्चों साइन पाई 0 होता है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ चल रहा है 1/2, यहाँ चल रहा है π/2, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/4, और बच्चों साइन π/2 1 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो ये 1/2 आएगा, और माइनस का इंटू करा तो माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। बच्चों इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कर देता हूँ। ये √2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर माइनस 1/2 आएगा, √2 को ऊपर ले गए तो 2 की पावर माइनस 1/2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, तो बच्चों π/2 में से π/4 जाते हैं, तो π/2 होता है 90, π/4 होता है 45, 90 में से 45 गए 45 भी आएगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ π/4 आएगा, और लास्ट में चल रहा है 1/2। अब ये माइनस ये पावर आगे आ जाएगी, जी बच्चों ये पावर आगे आएगी, तो माइनस 1/2 पहले आगे है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/4 log 2, इसका अंदर इंटू करो, इसका इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का π/8, और यहाँ आएगा प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बच्चों, होप आपको ये नया चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आ रहा हो। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है 0 से π/2 x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट कर लो। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो आएगा 0 से π/2 x के अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इधर सेपरेट करेंगे तो 0 से π/2 साइन एक्स के अपॉन में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, और यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगा दो। तो साइन एक्स का होता है
2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, इसको जमा के लिखो बच्चों, 1/2 बाहर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो आएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये कट गया तो यहाँ पर आएगा बच्चों 0 से π/2 और साइन अपन कॉस क्या आएगा 10 एक्स बाय 2 dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लगा दो फर्स्ट सेकेंड, तो ये 1/2 बाहर चल रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। अब लगाओ फर्स्ट सेकेंड, पहले को छोड़ा सेकेंड का इंटीग्रेशन, पहले को छोड़ा सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x बाय 2 और अपॉन में x का कोफिशिएंट 1/2 और बच्चों इसकी जो लिमिट है पीछे आ जाएगी, इसकी लिमिट पीछे आ जाएगी, मतलब 0 से π/2। फॉर्मूले का माइनस, फिर इंटीग्रल, यहाँ लिमिट आगे आएगी 0 से π/2। अब हम पहले का करेंगे डिफरेंशिएशन जो 1 होता है, ठीक है, तो नहीं लिख रहा हूँ, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है 10x बाय 2 अपॉन में x का कोफिशिएंट 1/2 और ये ब्रैकेट बंद और लास्ट में इसको कॉपी कर लो 0 से π/2 10x बाय 2 dx। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर 1/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। अगर आप 1/2 कॉमन लेंगे तो ये 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 1/2 कट जाएगा। तो बच्चों ये 1/2 से ये दोनों 1/2 कैंसिल। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये इंटीग्रल दोनों दिखने में एक जैसे, बस एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये इंटीग्रल से इंटीग्रल भी कैंसिल हो गया। अब बच्चों केवल ये बचा है, उसमें भी केवल लिमिट पुट करना है, तो चलिए लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो बच्चों अब क्या बचा है, तो बच्चों अब हम 1/2 भी कट गया और ये इंटीग्रल भी कट गया, केवल ये बचा है और इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। तो पहले हम x की जगह π/2 पुट करेंगे, तो बच्चों x की जगह π/2 पुट करेंगे तो आएगा π/2 और यहाँ π/2 पुट करेंगे तो π/2 अपॉन में 2 होता है π/4, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 10 π/4। अब फॉर्मूले का माइनस, अब बच्चों x की जगह 0 पुट करेंगे। अब सोचो अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब आपकी लोअर लिमिट क्या आएगी 0 और 10 π/4 1 होता है, तो आपका फाइनल आंसर आ गया π/2। ठीक है बच्चों, होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 0 से π/2 e की पावर x sin x माइनस cos x dx। बच्चों याद करो, मैंने जब आपको इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ाया था तो एक फॉर्मूले पर एक लेक्चर बनाया था जिसका नाम था कैंसिलेशन लॉ, और मैंने आपको इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया था, तो आप उस लेक्चर को देखना। तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कैंसिलेशन लॉ, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर आगे e की पावर x होता है तो ऐसे सारे क्वेश्चन या लगभग सारे क्वेश्चन किससे होते हैं, कैंसिलेशन लॉ से। और इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स dx, उसका आंसर आता है e की पावर x fx। बच्चों ये वाला फॉर्मूला जब भी लगता है जब e की पावर x हो, तो यहाँ पर e की पावर x है, एक फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये वाला फंक्शन आना चाहिए। जी बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर होना चाहिए। अगर ऐसा टर्म जमता है, ऐसा फॉर्मेट आता है, तो हम इसमें कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, जिसका आंसर ये होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, e की पावर x तो आ रहा है। जी हाँ बच्चों, आगे e की पावर x तो आ रहा है,
लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस नहीं आएगा। जी हाँ बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है प्लस कॉस, लेकिन यहाँ माइनस लिखा है तो ये गलत जमा है, तो उसको उल्टा लिख देंगे। इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉस नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन होता है प्लस कॉस, लेकिन यहाँ माइनस लिखा है मतलब ये वाला फॉर्मूला भी जमा नहीं, तो उसको उल्टा लिख देंगे। तो माइनस कॉस एक्स को आगे लिख देंगे और साइन एक्स को पीछे लिख देंगे। अब आप चेक करो बच्चों, अगर हम इसको fx माने, अगर हम इसको fx माने तो इस fx का करो डिफरेंशिएशन, तो बच्चों इसका जो डिफरेंशिएशन होता है प्लस साइन एक्स होता है, कोई कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और एक माइनस और लिखा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन एक्स। जी हाँ बच्चों, अगर मैं इसको fx मानूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, तो आप चेक कर लो, e की पावर x भी आ रहा है, ये fx बन गया, ये बेस x बन गया। अब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है e की पावर x और इनटू में क्या है fx, और fx कितना है माइनस कॉस x, तो माइनस को बाहर लिख दो और यहाँ आएगा कॉस x, और लिमिट क्या है बच्चों 0 से π/2। अब आप एक बार अपर लिमिट रखेंगे, तो बच्चों अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे π/2, तो e की पावर π/2 और यहाँ रखा cos π/2 फॉर्मूले का माइनस। अब हम x की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 cos 0। बच्चों cos π/2 0 होता है, तो 0 होने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, ये 0 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया, ये माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और e रेज़ टू 0 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 1। ठीक बच्चों, आंसर आ चुका है। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप आई मान लो। अब बच्चों इसमें भी e की पावर x आ रहा है, तो आप इस e की पावर x को उठा के आगे लिख दो। जी हाँ बच्चों, e की पावर x को आगे लिख दो। अब क्या बचा, x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर लगा दो ब्रैकेट। अब बच्चों नीचे x प्लस 1 लिखा है, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो और सेपरेट कर दो, तो आपका कैंसिलेशन लॉ बन जाएगा। तो बच्चों सेपरेट कर दो, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1 के अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये कट जाएगा, तो बच्चों आएगा 0 से 1 e की पावर x, यहाँ कट जाएगा तो 1 अपॉन x प्लस 1, यह आ गया 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आगे वाले को fx बोल दो और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये अपना fx बन गया और ये उसका f डैश x बन गया। अब यहाँ लगा दो कैंसिलेशन लॉ, तो बच्चों कैंसिलेशन लॉ होता है अब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है e की पावर x fx, और लिमिट पीछे आ जाएगी 0 से 1। अब fx की वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चों fx की वैल्यू है 1 अपॉन x प्लस 1 और लिमिट चल रही है 0 से 1। तो बच्चों एक बार हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो आएगा e की पावर 1, यहाँ 1 पुट किया तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब हम 0 पुट करेंगे तो आएगा e की पावर 0, और यहाँ 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 1, तो अपना आंसर आ गया e/2, और e रेज़ टू 0 1 होता है तो ये 1। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है 0 से π/4 से π/2 e की पावर x log sin x प्लस cot x dx। बच्चों ये होमवर्क है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 0 से 2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये भी होमवर्क है। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 1 साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एच स्क्वेयर डी एक्स, ये भी होमवर्क है। इसकी हिंट बता दूँ बच्चों, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, तो आप इसकी जगह 2 tan इनवर्स x रख दो और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इंटू 1 करो और 1 को सेकंड मानो। तो बच्चों ये भी होमवर्क है, मैंने हिंट दे दी है। तो 14 क्वेश्चन हो गए हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए बच्चों 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है 0 से a 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू पाई बाय 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो इस बार हमें a की वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इक्वल टू में पाई बाय 8 चलने देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ 4 को क्या लिखेंगे, इसको जमा के लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वेयर इक्वल टू पाई बाय 8। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट पीछे आ जाएगी, लिमिट आएगी 0 से a और इक्वल टू क्या चल रहा है पाई बाय 8। तो 2 से 8 कैंसिल तो 4 आ जाएगा। अब एक बार a रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे और बीच में फॉर्मूले का माइनस। तो बच्चों x की जगह a रखा तो tan इनवर्स a बाय 2 फॉर्मूले का माइनस, और 0 रखा तो 0 बाय 2 0 होता है, और यहाँ आ गया पाई बाय 4 और tan इनवर्स 0 0 होता है। तो बच्चों आ गया tan इनवर्स a बाय 2, ये हो गया 0 इक्वल टू पाई बाय 4। अब tan इनवर्स को उधर ले जाओ तो बचेगा a बाय 2 और tan इनवर्स उधर गया तो आएगा tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 1 होता है और 2 का इंटू 1 से कर दो तो बच्चों a का आंसर आ गया 2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 0 से 2 5x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3dx। चलिए बच्चों ये वाला करते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर की पावर इक्वल आ रही है तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। जी हाँ बच्चों, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जो बाहर वाला है सॉरी जो नीचे वाला है उसको बाहर लिखेंगे और जो ऊपर वाला है उसको अंदर लिखेंगे। तो बच्चों हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो बच्चों 5 का करेंगे। तो कर दीजिए 5x स्क्वेयर और यहाँ करो तो आएगा 20x, यहाँ करो तो आएगा 15। तो साइन चेंज कर दो तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 20x माइनस का 15, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लो, नहीं माइनस का 5 कॉमन ले लो तो आएगा 4x और यहाँ आएगा प्लस 3। अब फार्मूला लगा दो तो बच्चों फार्मूला होता है 0 से 2 चल रहा है, फार्मूला होता है q प्लस r बाय डी। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो 0 से 2 q की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 4x प्लस 3 अपॉन में d, और d कितना चल रहा है, d कितना है बच्चों x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3dx। अब बच्चों दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर लो। जी हाँ बच्चों, अब आप इंटीग्रल सेपरेट कर लो। तो बताइए बच्चों इंटीग्रल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 2 5dx। अब इसका करो तो माइनस का 5 बाहर आ जाएगा। 0 से 2 ऊपर चल रहा है 4x प्लस 3, और बच्चों अब आप इसके फैक्टर कर लो। तो बच्चों इसके फैक्टर होंगे x प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है आपको आते होंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर लेना, फैक्टर आएंगे x प्लस 1 x प्लस 3। तो बच्चों इसके बाद होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको हिंट बता दूँ, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 का होता है 5x और लिमिट हो गई 0 से 2। बच्चों इसमें लगा देना पार्शियल फ्रैक्शन। जी हाँ बच्चों, इसमें क्या करना पार्शियल फ्रैक्शन
तो ये वाला भी आप कर लेना, तो ये वाला भी होमवर्क है। तो बच्चों 16 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है 0 से पाई x tan x sec x cosec x dx। चलिए बच्चों ये वाला करते हैं। तो पहले तो आप इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ऊपर आएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और सेक एक्स को लिखेंगे 1/cos x और कॉस एक्स को लिखेंगे 1/sin x। तो कॉस कॉस कैंसिल, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो 0 से पाई तो ये ऊपर जाएगा तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स। और बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आज ही करवाया है, इस टाइप का करवाया है, तो ये वाला भी होमवर्क है। तो आज ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है, तो आप पिछले क्वेश्चन में देख लेना, आपको हिंट मिल जाएगी। तो ये वाला होमवर्क है। और एक और क्वेश्चन है बच्चों, वो भी होमवर्क है, तो वो भी लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ये भी होमवर्क ही है। तो 0 से पाई x अपॉन 1 + sin x। तो बच्चों क्या करना है, इसकी मैं हिंट बता दूं। सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेना। जी हाँ बच्चों, चलो करवा ही देता हूँ। तो बच्चों पहले तो आप इसको रेशनलाइज कर लो। तो 1 - sin x, 1 - sin x, तो ऊपर आएगा 0 से पाई x 1 - sin x, और a + b, a - b डायरेक्ट होता है cos स्क्वायर x। अब इसको सेपरेट कर लेना बच्चों। तो इसको सेपरेट करोगे तो 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, और इसको सेपरेट करोगे तो आएगा sec x tan x। इसके बाद मैं हिंट दे रहा हूँ बच्चों, इसके बाद आप x को फर्स्ट मान लेना, इस पूरे को सेकंड मान लेना, और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देना। तो इसके बाद आप कर लेना। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला डिफरेंट इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन का वीडियो ख़त्म होता है। बच्चों अब मैं इसके कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो कुछ ही देर में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आने वाले हैं, तो आप उनको करके और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपके सामने होमवर्क आने वाले हैं। चलिए बच्चों, आपने सारे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बच्चों आज हमने डिफरेंट इंटीग्रल स्टार्ट किया, उसके कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं वो सीखा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम वो इंटीग्रल के डिफरेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। जी बच्चों, जब हम t मानते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या चेंजेस होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।